मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में व्यवसाय की परिकल्पित आय एवं उस पर कर, प्रिजम्पटिव इनकम एंड टैक्स ऑन इट के बारे में बात करेंगे। प्राय ये देखा जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति अपनी आय के सही लेखे नहीं रखते हैं और ऐसी स्थिति में उन पर आय का निर्धारण करना मुश्किल होता है। और इस परेशानी से बचने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 44A(d) और 44A(e) में ऐसे व्यवसायों की परिकल्पित आय मानकर उस पर कर लगाया जाता है। तो ऐसे जो व्यवसायी हैं, जैसे छोटे व्यवसाय करने वाले, तो छोटे व्यवसाय की परिकल्पित आय, प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम स्मॉल बिजनेस, यानी यह योजना उन सभी करदाताओं पर लागू की जा सकती है जिनकी की गत वर्ष में व्यवसाय से सकल प्राप्ति या सकल बिक्री 2 करोड़ से अधिक नहीं है। इसमें फुटकर व्यापारी भी आते हैं और सिविल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए ठेकेदार भी इस व्यवसाय में शामिल किए गए हैं। तो छोटे व्यवसाय से मतलब ऐसे व्यवसाय से है जो कि 2 करोड़ से अधिक जिनकी इनकम नहीं है और बाकी और शर्तें भी पूरी करते हैं। तो कुछ व्यवसायों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2014 के में संशोधन करके कुछ व्यवसायों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस धारा में जो परिकल्पित आय की गणना है उनके लिए नहीं की जाएगी। इसमें आते हैं विशिष्ट प्रकार का पेशा करने वाले, जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, टेक्निकल एडवाइज़र, इंटीरियर डेकोरेटर या अन्य कोई अधिकृत प्रतिनिधि या सिनेमा कलाकार, कंपनी सेक्रेटरी या अन्य कोई पेशाकार व्यक्ति। तो जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति हैं वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। और नेक्स्ट है ऐसे व्यवसाय जिनमें आय कमीशन एवं दलाली से हो। ऐसे व्यक्तियों की आय जो एजेंसी का कार्य कर रहे हैं और ट्रक संचालन करने वाले सेक्शन 44A(e) में आते हैं, 44A(d) में नहीं आते हैं। तो इनकी प्रेजेंटिव इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो छोटे व्यवसाय करने वाले करदाता जिनकी गत वर्ष की सकल कुल बिक्री 2 करोड़ से अधिक नहीं है, उनकी परिकल्पित आय गत वर्ष की सकल बिक्री की 8% मानी जाएगी। यानी जितनी भी इनकम है उसका 8% प्रेजम्पटिव इनकम होगी और उस इनकम पर फिर टैक्स लगाया जाएगा। अब इसमें एक संशोधन ये किया गया है कि रेखांकित चेक अथवा डिजिटल भुगतान प्राप्त करने पर यदि ऐसा करदाता जिसकी की आय का निर्धारण परिकल्पित आय के रूप में किया जा रहा है और वो अपनी जो भी बिक्री करता है उसका पेमेंट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से प्राप्त करता है, तो गत वर्ष में सकल बिक्री की जो राशि वो डिजिटल पेमेंट या रेखांकित चेक या ड्राफ्ट से प्राप्त करेगा, उस पर सकल प्राप्ति के 8% के स्थान पर 6% की दर से ही उसकी आय मानी जाएगी। तो जितनी राशि वो डिजिटल पेमेंट से प्राप्त करेगा उतनी राशि पर 6% की रेट से उसकी आय मान ली जाएगी और जो राशि उसने नगद में प्राप्त की है, डिजिटल पेमेंट के थ्रू प्राप्त नहीं की है, उस पर 8% की दर से आय मान ली जाएगी। इस संबंध में कुछ और बातें हैं कि साझेदारों को दिए गए ब्याज और पारिश्रमिक की छूट नहीं मिलेगी। परिकल्पित आय में से किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अगर निर्धारण परिकल्पित आय के आधार पर किया जा रहा है तो पार्टनर्स को जो भी ब्याज और पारिश्रमिक दिया जाएगा उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। उसे अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होगा 15 मार्च तक, और 15 मार्च तक नहीं हुआ है तो 31 मार्च तक तो हर हाल में उसे एडवांस टैक्स जमा कराना होगा। यदि परिकल्पित आय से कम लाभ होता है, यदि वह व्यवसायी अपने प्रॉपर लेखे रखता है और उनका ऑडिट करवाता है, और ऑडिट करवाने पर उसको अगर ये लगता है कि उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं या सकल प्राप्तियां हैं उतनी नहीं है जितनी कि परिकल्पित आय के आधार पर मानी जा रही हैं, तो उस दशा में वो अपना कर निर्धारण सामान्य कर निर्धारण के आधार पर करवा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि इस दशा में 5 वर्षों तक परिकल्पित आय का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यदि कोई करदाता लगातार 5 वर्षों तक अपनी परिकल्पित आय पर कर निर्धारण नहीं करवा सकेगा, उसे नॉर्मल असेसमेंट ही उसके लिए करवाना होगा और खाते भी रखने होंगे और उनकी ऑडिट भी करवाना ज़रूरी होगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सेक्शन 44A(d)(a), पेशागत सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं की परिकल्पित आय। छोटे स्तर पर जो पेशागत सेवाएं देने वाले करदाता हैं उनको राहत देने के हिसाब से ये प्रावधान लगाया गया है, ये धारा जोड़ी गई है कि यदि कोई पेशागत
व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए तक है, तो उसकी परिकल्पित आय उसकी सकल कुल प्राप्ति के 50% के बराबर मानी जाएगी। और नेक्स्ट आता है ट्रकों के परिचालन या किराए पर ट्रक चलाने से आय, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग और लीजिंग ऑफ ट्रक्स। यदि कोई करदाता ट्रक को किराए पर चलाता है तो उसकी आय की गणना करने के संबंध में प्रति ट्रक प्रति माह एक प्रिजम्पटिव इनकम परिकल्पित आय मानी जाएगी। और इस धारा में आय माने जाने के लिए शर्तें पूरी होना जरूरी हैं कुछ। तो पहली शर्त है कि ट्रकों की अधिकतम संख्या संबंधी शर्त, यानी यह योजना उन करदाताओं पर लागू होगी जो माल ढोने वाले 10 ट्रकों से अधिक का स्वामी नहीं है, यानी उसके पास कम 10 ट्रक से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए। और यदि करदाता ने ट्रक किराया क्रय पद्धति के अनुसार या किश्तों पर लिए हैं तो उन्हें भी 10 ट्रकों की गणना में ही शामिल किया जाएगा। तो मैक्सिमम 10 ट्रक से ज़्यादा उसके पास ट्रक नहीं होने चाहिए, ये उस पर रेस्ट्रिक्शन है। फिर उसकी परिकल्पित आय की गणना करने के लिए रेट दी गई है और वो ये है कि ऐसे करदाता की आय प्रत्येक भारी माल वाहन हैवी गुड व्हीकल, यानी जिस वाहन के खाली रहने का वजन 12 टन से अधिक है, के लिए 1,000 रुपये प्रति माह 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह या उसके भाग के लिए उसकी आय मानी जाएगी। और भारी माल वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन हैं जो कि लाइट व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए जो उसकी परिकल्पित आय मानी जाएगी वो होगी 7,500 रुपये प्रति ट्रक प्रति माह। तो यदि कोई ट्रक किसी महीने के दौरान प्राप्त किया गया है अथवा बेच दिया गया है तो चाहे ट्रक का स्वामित्व कुछ ही दिन रहा हो, उसे पूरा महीना माना जाएगा और उस पर आय की गणना की जाएगी। अब इसमें भारी माल वाहन से मतलब तो ऐसे वाहन से है जिसकी सकल वजन यानी खाली रहने का वजन 12 टन से ज़्यादा हो, तो भारी माल वाहन होगा। और यदि करदाता द्वारा वास्तव में अर्जित की जाने वाली आय इन दरों की गणना की गई राशि से कम है तो वास्तविक अर्जित राशि को आय माना जाएगा, परंतु इस दशा में उसे अपने लेखे रखने होंगे और उन लेखों का किसी चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवाना अनिवार्य होगा। अब इसमें जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है ग्रॉस वेट ऑफ ट्रक 10 टन, 10 टन का अगर कोई उसका ट्रक है तो इसकी परिकल्पित आय होगी 7,500 रुपये प्रति माह, क्योंकि 12 टन से कम है। 12 टन का है तो भी 7,500 रुपये प्रति माह होगी। लेकिन 15 टन का अगर उसके पास ट्रक है तो 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह के हिसाब से 15,000 रुपये पर मंथ उसकी परिकल्पित आय मानी जाएगी। और 20 टन का है तो 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह के हिसाब से 20,000 रुपये पर मंथ उसकी परिकल्पित आय मानी जाएगी। परिकल्पित आय के संबंध में अदर प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस ये हैं कि उसका वैधानिक अस्तित्व, यानी इन प्रावधानों का लाभ सभी प्रकार के करदाताओं को मिलेगा परिकल्पित आय वाले, और चाहे वह एक व्यष्टि हो, हिंदू विभाजित परिवार हो, फर्म या कंपनी हो या और भी कोई करदाता हो सकता है। दूसरा है व्ययों की छूट नहीं मिलेगी, यानी जो भी खर्चे सेक्शन 30 से लेकर 38 के अंतर्गत व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कटौती योग्य हैं, उन खर्चों की कटौती इन परिकल्पित आय का निर्धारण करवाने वाले करदाताओं को नहीं मिलेगी। सेक्शन 10 और 80 की भी बहुत सी कटौतियाँ इन्हें नहीं मिलेंगी, केवल 80C से लेकर 80GG तक की कटौतियाँ ही इनको मिलेंगी। डेप्रिसिएशन की छूट भी नहीं मिलेगी। और लेखे व अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी उन्हें अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और न ही उनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। और यदि वास्तविक आय कम है तो इस धारा का लाभ अगर वो नहीं ले रहे हैं तो फिर उन्हें अपने और लेखे भी रखने होंगे और उनका अंकेक्षण भी करवाना अनिवार्य होगा। और यदि करदाता के अन्य व्यवसाय भी हैं तो करदाता के अन्य व्यवसाय भी अगर हैं तो सेक्शन 44AA में उन्हें अपने अकाउंट व्यवसायों के लिए अपने लेखे रखने होंगे और उनकी ऑडिट भी करवानी जरूरी होगी। लेकिन परिकल्पित आय वाले व्यवसाय से प्राप्त राशि को उसमें ध्यान में नहीं रखेंगे। और करदाता चाहे तो अधिक आय बता सकता है। यदि कोई करदाता चाहे
तो वह कर प्रतिवेदन में उससे अधिक आय भी अपनी बता सकता है। अब कर की दर परिकल्पित आय के आधार पर कर न लगने की दशा में यदि करदाता व्यष्टि है तो ऐसी आय पर व्यष्टि के लिए लागू दर से ही कर लगेगा, और यदि करदाता फर्म है तो फर्म के लिए जो दरें लागू की जाती हैं उन्हीं के आधार पर टैक्स लगेगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए परिकल्पित आय ज्ञात करें। तो मिस्टर दिनकर की एक अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्होंने गत वर्ष में एक हल्का व्यापारिक वाहन 4 माह 3 दिन के लिए, एक मध्यम माल वाहन 10 महीने के लिए और 13 टन सकल भार का एक भारी माल वाहन 1 महीने के लिए प्रयोग में लिया। इसके अतिरिक्त उनके पास 15 टन सकल भार के 3 भारी माल वाहन वर्ष पर्यंत थे। यह किराया क्रय पद्धति पर खरीदे गए थे और इनकी किस्तें भी अभी बाकी हैं। इसी कारण से इनका स्वामित्व करदाता को नहीं मिला। दूसरा है श्री अनुराग महेश्वरी एक चार्टेड अकाउंटेंट है और उन्हें अपने पेशे से 40 लाख की सकल प्राप्तियां हुई। इसमें प्रतिस्पर्धा न करने के लिए गत वर्ष 19-20 में प्राप्त 30,000 रुपये प्रति माह की राशि शामिल है। सी पॉइंट है श्री दिनेश जैन एवं डॉटर्स एक फर्म अनेक प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है और उन्हें सभी व्यवसायों से सम्मिलित रूप से 1,50,00,000 की सकल प्राप्तियां हुई। इस राशि में से 50 लाख रुपए आय विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितंबर 2020 तक खाते में जमा होने वाले चेक से प्राप्त हुई और शेष राशि नकद में प्राप्त हुई। इस फर्म ने अपने साझेदारों को वेतन में ब्याज के रूप में 3 लाख रुपए चुकाए, जो कि सकल प्राप्तियों में से नहीं घटाए गए हैं। क्या यह व्यय के रूप में स्वीकृत है? और सेकंड है, क्या फर्म को अपने खातों का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से विधिवत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है? और क्या फर्म को अग्रिम कर का भुगतान करना होगा? यदि हाँ तो कब तक? तो ये 3 सवाल, इसमें 3 पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला, यानी मिस्टर दिनकर की ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें वर्ष में कभी भी 10 से अधिक माल वाहन नहीं रहे, यानी एक हल्का, फिर दूसरा मध्यम श्रेणी फिर एक 13 टन का, 3 और 15 टन के थे। टोटल 6 माल वाहन इसके पास रहे तो 10 से कम है, इसलिए इसकी इनकम पर प्रेजम्पटिव इनकम के आधार पर कर की गणना की जाएगी। अब यहाँ भारी माल वाहन के लिए जो दर है वो है 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह या उसके भाग के लिए, और हल्के व मध्यम व्यापारिक वाहनों की आय है 7,500 रुपये प्रति माह प्रति ट्रक के हिसाब से मानते हुए हम गणना करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 40AE फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 एक हल्का माल वाहक है तो फॉर लाइट कमर्शियल व्हीकल एट द रेट ऑफ 7,500 पर मंथ के हिसाब से है। तो 5 महीने इसको काम में लिया, 4 माह 3 दिन लिया तो उसको 5 महीने ही काउंट करेंगे। महीने का अगर 1 दिन भी आ जाता है तो उसको हम पूरा महीना काउंट करेंगे। तो 5 महीने 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 महीने का 37,500। मीडियम व्हीकल है वो 10 महीने काम में आया है, तो फॉर मीडियम कमर्शियल व्हीकल एट द रेट ऑफ 7,500 फॉर 10 मंथ्स 75,000 रुपये हो गए। अब एक है 13 टन का और वो 11 महीने के लिए काम में आया है, तो फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर मंथ ऑन ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल। तो 13 टन का है तो 12 टन से अधिक का हो गया, तो उस पर 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह के हिसाब से गणना की जाएगी। तो 13 × 1,000 × 11 मंथ्स काम आया तो ये 1,43,000 हो गया। और एक 15 टन सकल भार के 3 भारी माल वाहन है तो 15 × 1,000 × 12 × 3 करके 5,40,000 हो गया। टोटल 6,83,000 और टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 44AE होगी 7,95,500। अब हम दूसरा देखते हैं, यानी यहाँ अपने को ये देखना है कि अगर क्रय पद्धति के आधार पर भी ट्रक को लिया गया है तो उसे भी उसके स्वयं के स्वामित्व वाले ही माने जाएंगे, चाहे उसका स्वामित्व उसको नहीं मिला हो। अब अनुराग महेश्वरी एक चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल इनकम उसकी 50 लाख से कम है, तो 40 लाख का 50% यानी 20 लाख रुपए उसकी परिकल्पित इनकम होगी। और
जो कंपटीशन न करने की वजह से उसको मिले हैं वो पैसे भी उसके आयगत करियों की राशि में ही शामिल किए जाएंगे। अब दिनेश जैन की व्यवसाय एक फर्म है, फर्म में 1,50,00,000 का ग्रॉस रिसीट्स हुई हैं, जिसमें 50 लाख रुपए तो डिजिटल पेमेंट के आधार पर यानी खाते में जमा होने वाले चेक से प्राप्त हुए हैं और 1 करोड़ रुपए कैश मिला है। तो जो चेक से मिले हैं उस राशि पर 6% की रेट से परिकल्पित आय होगी, तो 50 लाख का 6% लेंगे और 1 करोड़ का 8% लेंगे। इस तरीके से 3 और 8 11 लाख रुपए इसकी परिकल्पित आय मानी जाएगी। अब यदि फर्म ने अपने साझेदारों को वेतन या ब्याज दिया है तो उसकी खर्चे के रूप में कोई कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि कोई खर्चे की कटौती नहीं मिलेगी। और परिकल्पित आय पर लाभ लेने के लिए अपने अंकेक्षण खातों का ऑडिट करवाना भी अनिवार्य नहीं है। और यदि फर्म 15 मार्च तक अग्रिम कर चुकाया है तो नहीं चुकाया है तो 31 मार्च तक उसे अग्रिम कर चुका देना होगा, तब भी वो मान्य होगा। अब है परिकल्पित व्ययों की कटौती, डिडक्शन फॉर प्रिजम्पटिव एक्सपेंसेस, यानी एजेंट को हुई कमीशन से आय या किसी लेखक को प्राप्त रॉयल्टी की आय के संबंध में यदि उन्होंने अपने विधिवत लेखे नहीं लिखे हैं तो उनकी एक निश्चित प्रतिशत से खर्चों के रूप में कटौती मिलेगी। जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है और उसको कोई कमीशन के से संबंध में कोई आय प्राप्त हुई है गत वर्ष में, यानी यदि किसी करदाता का मेन व्यवसाय ही बीमा कमीशन से आय प्राप्त करना है तो वो व्यवसाय अथवा स्पेशल लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी उसके लिए और उस बीमा एजेंट को, और अगर वो उसकी मुख्य आय नहीं है तो अन्य साधनों से आय शीर्षक में उस पर कर लगेगा। तो इस ऐसे प्रावधान, तो अब अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर बीमा एजेंट की दशा में नए व्यवसाय से अगर उसे कोई कमीशन मिला है तो उसका 50% परिकल्पित व्यय मानेंगे और उसकी आय में से घटा दिया जाएगा। अगर बीमा नवीनीकरण पर अगर रिन्यूअल है, इंश्योरेंस की नई कोई पॉलिसी नहीं की गई है, केवल रिन्यूअल से कोई कमीशन प्राप्त हुआ है तो ऐसे कमीशन का 15% परिकल्पित व्यय मानेंगे। और अगर गत वर्ष में उसने नए पॉलिसी भी की है और नवीनीकरण भी किया है और दोनों का ही कंबाइंड कमीशन उसको मिला है तो फिर ऐसे कमीशन का 33 से 1/3 खर्चे के रूप में उसकी आय में से घटाया जाएगा। और यदि कमीशन राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा आदि को प्रोत्साहन देने पर मिला है तो ऐसे कमीशन की आय का 50% परिकल्पित व्यय माना जाएगा। नेक्स्ट है, यदि करदाता केवल बीमा एजेंट के रूप में ही कमीशन प्राप्त करता है तो परिकल्पित व्ययों की कटौती 20,000 से अधिक नहीं मिलेगी। और यदि करदाता बीमा एजेंट के साथ साथ NSC, PPF या अन्य वित्तीय उत्पाद विक्रय का कमीशन भी प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए परिकल्पित व्ययों की कटौती की सीमा 20,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये मानी जाएगी। और कमीशन की आय में से 30,000 मैक्सिमम कटौती मिलेगी। परिकल्पित व्ययों की कटौती का लाभ तभी मिलेगा जब बीमा एजेंट को प्राप्त कमीशन 60,000 रुपये से अधिक नहीं हो। 60,000 से अधिक होगा तो ये छूट परिकल्पित व्ययों की उसे नहीं मिलेगी। और यदि कोई व्यक्ति बीमा व्यवसाय के साथ साथ राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF के अतिरिक्त के लिए भी एजेंट के रूप में काम करता है तो परिकल्पित व्ययों की कटौती उसी दशा में मिलेगी जबकि इन सभी कामों से मिलने वाला कमीशन 60,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। अब आता है लेखकों को अधिकार शुल्क से आय के संबंध में। यदि कोई राइटर है, लेखक है और उसको कोई कॉपीराइट रॉयल्टी मिल रही है और कॉपीराइट रॉयल्टी अधिकार शुल्क से आय उसकी 25,000 रुपये से कम है और उसने लेखन कार्य पर हुए व्ययों का पूरा हिसाब भी नहीं रखा है तो ऐसी आय के 25% अथवा 5,000 रुपये, जो दोनों में कम हो, उतने खर्चे की कटौती उसे मिलेगी। अब हमें देखना है कि निम्न परिस्थितियों में एक करदाता को परिकल्पित व्ययों के लिए मिलने वाली कटौती ज्ञात करें। श्री राम प्रसाद ने गत वर्ष 2019-20 में बीमा एजेंट के रूप में कार्य प्रारंभ किया और उन्हें विभिन्न बीमा कंपनियों से कुल 50,000 रुपये कमीशन की आय प्राप्त हुई।
नेक्स्ट है श्री हरि प्रसाद दिसंबर 2009 से बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें गत वर्ष 2019-20 में नवीन बीमा कार्य से 32,000 रुपये एवं पुराने बीमा के नवीनीकरण से 28,000 रुपये कमीशन की आय हुई। फिर नेक्स्ट है श्री दुर्गा प्रसाद अनेक वर्षों से बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु वे विधिवत लेखे नहीं रखते। उन्हें नए बीमे और पुराने बीमे के नवीनीकरण से कुल मिलाकर 57,000 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट श्री लालू प्रसाद विनियोग सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न जमा योजनाओं में विनियोग करवाने पर 20,000 रुपये कमीशन से आय हुई। इसके अतिरिक्त वो बीमा एजेंट के रूप में काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपये कमीशन से आय हुई। नेक्स्ट है श्री श्यामा प्रसाद बीमा एजेंट है और उन्हें बीमा व्यवसाय नवीनीकरण प्रीमियम से 10,000 रुपये का कमीशन मिला और इसके अतिरिक्त उन्हें नए बीमा व्यवसाय से 37,000 रुपये कमीशन की आय हुई। उन्हें सरकारी योजनाएं जैसे NSS, NSC, PPF आदि में विनियोग हेतु प्रेरित करने पर 13,000 रुपये का और कमीशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 6 पॉइंट है यदि श्री श्याम की सरकारी योजनाओं में विनियोग करवाने का कमीशन 13,000 रुपये के स्थान पर 22,000 रुपये हो तो क्या होता, स्पष्ट कीजिए। और श्री रवि प्रसाद अनेक पुस्तकों के लेखक हैं। उन्हें सभी पुस्तकों के लेखन कार्य से 24,000 रुपये की आय हुई। वे लेखन कार्य में हुए व्ययों का हिसाब नहीं रखते हैं। तो ये सवाल है। अब इसमें हर परिस्थिति में अपने को ये देखना है कि परिकल्पित व्ययों की कितनी राशि की कटौती उन्हें मिलेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं राम प्रसाद। राम प्रसाद इंश्योरेंस एजेंट के रूप में 50,000 रुपये का कमीशन मिला। तो प्रिजम्पटिव एक्सपेंसेस अलाउड टू डिफरेंट एसएससी आर एज फॉलोज। राम प्रसाद का है 50,000 रुपये का है, तो 60,000 रुपये से कम है, इसलिए इसका 50% कार्य प्रारंभ किया है। तो ये नवीन पॉलिसी पर ही है। 50,000 का 50% 25,000 रुपये हुआ, लेकिन मैक्सिमम कटौती 20,000 रुपये की है, तो रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 20,000 रुपये की कटौती मिलेगी। हरि प्रसाद बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें गत वर्ष 19 नवीन व्यवसाय से तो 32,000 रुपये और नवीनीकरण के 28,000 रुपये। तो न्यू जो पॉलिसीज़ हैं उस पर 32,000 का 50% यानी 16,000 हो गया और रिन्यूअल 28,000 का 15% 4,200। तो ये टोटल हो गया 20,200, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि 20,000 रुपये तक की ही कटौती मिलेगी, तो मैक्सिमम कटौती 20,000 की मिलेगी। दुर्गा प्रसाद हैं। दुर्गा प्रसाद नए और पुराने और नवीनीकरण से कुल मिलाकर 57,000 रुपये का है। अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया है इन्होंने। तो 57,000 का 33 1/3% तो 19,000 रुपये की कटौती दुर्गा प्रसाद को परिकल्पित व्ययों के रूप में मिलेगी। 4th पॉइंट है श्री लालू प्रसाद विनियोग सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद को विनियोग करवाने पर 20,000 रुपये का कमीशन और बीमा एजेंट के रूप में काम करने पर 50,000 रुपये का कमीशन मिला है। तो टोटल मिलकर हो गया 70,000। अब क्योंकि इनकी कमीशन की आय 70,000 है, जो कि 60,000 रुपये से अधिक हो गई है, तो इसलिए इनको परिकल्पित व्ययों की कोई कटौती नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद। श्यामा प्रसाद को नवीनीकरण प्रीमियम मिला। बीमा व्यवसाय नवीनीकरण प्रीमियम से 10,000 रुपये का और नए बीमा व्यवसाय से 37,000 रुपये का और NSC PPF और इनको प्रेरित करने के लिए 13,000 रुपये का मिला है। तो 37,000 जो नए उससे मिला है उसका 50% लेंगे 18,500। रिन्यूअल का 10,000 मिला है, उसका 15% लेंगे 1,500 और NSC PPF है 13,000 का मिला है, इसका 50% मिलेगा। तो टोटल मिलकर हो गया 6,500। ये 6,500 हो गया, टोटल 26,500। अब चूंकि ये तीनों प्रकार का ही काम कर रहे हैं, तो इनको मैक्सिमम कटौती जो परिकल्पित व्ययों की मिलेगी वो 30,000 रुपये तक की दी जा सकती है। तो यहाँ 26,500 की पूरी कटौती इन्हें मिलेगी। अब श्यामा प्रसाद को ही अगर LIC का तो 33,000 रुपये मिल रहा है, रिन्यूअल LIC का 10,000 रुपये और NSS और PPF का मिलकर हो गया 22,000 मिल रहा है। तो टोटल 69,000 हो गया। 69,000 यानी 60,000 रुपये से अधिक हो गया, इसलिए इनको कोई परिकल्पित व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। और रवि प्रसाद जो लेखक हैं उन्होंने रॉयल्टी के 24,000 रुपये प्राप्त किए। तो 24,000 का 25% निकाल रहे हैं तो आ रहा है 6,000, लेकिन मैक्सिमम कटौती है 5,000 की। तो इन्हें रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम बीइंग फॉर रॉयल्टी 5,000 रुपये की कटौती मिलेगी।
तो प्रिजम्पटिव एक्सपेंसेस आर अलाउड इफ़ टोटल रॉयल्टी डज नॉट एक्सीड 25,000। इस तरीके से परिकल्पित व्ययों पर कितनी आय, कैसे आय का निर्धारण करेंगे और कैसे कटौतियाँ दी जाएंगी, ये हमने